सभी बच्चों का फिजिक्स ट्यूटोरियल कक्षा 12 में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जिस टॉपिक पर बात की थी वह टॉपिक था समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल तथा बलाघूर्ण, इस पर हमने बात की थी। यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखें, क्योंकि जब तक हम पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे तब तक हम प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल तथा बलाघूर्ण, इस पर ही हमने बात की थी। तो जब कोई विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो P और वह एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हो, तो उस विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण होता है टो बराबर Pe sin थीटा। यहां पर P होता है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, E एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा द्विध्रुव आघूर्ण P तथा वेक्टर E के मध्य बनने वाला कोण, यही हमने पढ़ा था। या हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं वेक्टर टो बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण की दिशा किसके अनुदिश होती है? द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P तथा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों के तल के अभिलंबवत होती है, यही बताया था आपको। फिर हम कंडीशन पढ़ते हैं पॉइंट फर्स्ट, यदि वेक्टर P तथा वेक्टर E समान दिशा में हो, यानी कि थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 पर बलाघूर्ण का मान भी कितना होता है? 0 होता है। इस स्थिति को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन स्थिति। ठीक है। दूसरी बात, आपसे कहा गया था यदि वेक्टर P तथा वेक्टर E परस्पर एक दूसरे के विपरीत हों तो थीटा बराबर आता है 180 और थीटा बराबर 180 पर साइन 180 का मान 0, तो बलाघूर्ण का मान आपको पुनः 0 प्राप्त होता है, यानी कि द्विध्रुव पुनः आपको संतुलन स्थिति में प्राप्त होगा। इस संतुलन स्थिति को हम कहते हैं अस्थायी संतुलन स्थिति, यही बताया था। और लास्ट तीसरा बताया गया था आपको कि यदि वेक्टर P तथा वेक्टर E परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 होगा और साइन 90 का मान 1 होने पर बलाघूर्ण होगा टो बराबर Pe। इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण अधिकतम होगा, तो इस स्थिति को हम कहते हैं अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति। यहां तक हमने बात की थी। पर विद्युत द्विध्रुव को हमने कैसे विद्युत क्षेत्र में माना था? समरूप विद्युत क्षेत्र में माना था। तो बेटा, मेरा कहने का एक अर्थ यह है कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं थीटा कोण पर, तो हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, अब उससे आपको निष्कर्ष क्या मिल रहा है? हमने ये तो कहा था कि इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा को दर्शा रही हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए हम कागज तल पर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उन्हें हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक अगला टॉपिक मैं आपको ये बताऊंगा जो कि फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर था प्लस Q आवेश, B पर माइनस Q आवेश, दोनों के मध्य की अल्प दूरी है 2a, यही मानी थी। और ये कितने कोण पर रखा था? थीटा कोण पर। जैसे हम विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा स्थिति पर रखते हैं
तो हमें क्या मिलता है कि विद्युत द्विध्रुव के धनावेश पर जो बल लगता है वह कितना होता है, प्लस QE। यह बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो सारा आपने पढ़ा था। ऋणावेश पर जो बल लगता है वह कितना लगता है, -Q वेक्टर E। यह बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यही मिला था हमको। दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में परस्पर विपरीत होते हैं, और जब दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होते हैं तो हम विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल निकालने के लिए इन बलों का सदिश योग करते हैं, +Q वेक्टर E -Q वेक्टर E। तो हमें कुल परिणामी बल कितना मिलता है, 0। यही मिलता है। पर ये दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होते हैं, परंतु एक ही क्रिया रेखा पर ना होने के कारण, भिन्न भिन्न क्रिया रेखाओं पर होने के कारण विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में एक बल आघूर्ण प्रदान करते हैं, और इस बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वह कितना होता है, τ बराबर PE sin थीटा। यही होता है τ बराबर PE sin थीटा। तो पहला जो निष्कर्ष हम क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि हर टॉपिक से आपको कोई ना कोई निष्कर्ष मिलता है, तो पहला निष्कर्ष हमें क्या मिलता है कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल तो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि बल युग्म कार्य कर रहा है, दो बल कार्य कर रहे हैं, तो इस बल युग्म का परिणामी बल तो 0 होता है। पर यह बल युग्म उस विद्युत द्विध्रुव को क्या प्रदान करता है, एक बल आघूर्ण प्रदान करता है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम क्या करें, ये तो बात आती है जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें। मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो बल्कि कैसा हो, असमान हो। आपने तो एक समान विद्युत क्षेत्र में पढ़ा। अब हम एक कल्पना कर रहे हैं कि यदि यह विद्युत क्षेत्र जिसमें हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा है यह एक समान ना हो बल्कि कैसा हो, असमान हो। असमान होगा तो क्या इस विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी क्या, नहीं होगी, बल्कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E1। तो मान लीजिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2। यही होगा। बेटा देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तो हमने विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था, तो हमने निष्कर्ष दिया कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल 0 होता है, और यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को एक बलाघूर्ण प्रदान करता है। यही कहा था। पर यदि विद्युत द्विध्रुव जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है वह एक समान ना हो बल्कि कैसा हो, असमान हो, तो असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या इस विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, नहीं होगा। तो यदि यह विद्युत क्षेत्र असमान हो तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, तो किसी बिंदु पर क्या होगी, E2 होगी। अब विद्युत द्विध्रुव के धनावेश और ऋणावेश पर लगने वाले बल दिशा में तो विपरीत है, क्या ये बल परिमाण में समान होंगे, नहीं होंगे। और जब परिमाण में समान ही नहीं होंगे तो क्या ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होगा, QE2 -QE1। यही होगा परिणामी बल। कब, जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र की बजाय असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो क्या उस विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल परिणामी बल 0 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। वेक्टर F नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं मिलेगा 0। और जब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल परिणामी बल 0 ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है
जब कुल परिणामी बल शून्य नहीं होगा तो वह विद्युत द्विध्रुव इन बलों के कारण विद्युत क्षेत्र में कैसा विस्थापन तय करेगा? रेखीय विस्थापन तय करेगा, अर्थात स्थानांतरण गति करेगा। एक बिंदु से कहां पर विस्थापित होगा? दूसरे बिंदु की ओर विस्थापित होगा। अब इसकी दिशा क्या होगी मैं आपको बता दूं कि हमने इस विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई को असमान माना है। यदि मान लो आपसे कह दूं कि ये विद्युत क्षेत्र E1 यहां पर तो कैसा है? उच्च। ये विद्युत क्षेत्र E2 यहां पर कैसा है? निम्न। यदि एक समान होगा तो हर जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा, पर यहां पर विद्युत क्षेत्रों को हमने असमान माना है कि इधर जो विद्युत क्षेत्र E1 ये तो है उच्च, यह विद्युत क्षेत्र E2 कैसा है? निम्न। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र E2 E1 के कारण ज्यादा होगा या E2 के कारण ज्यादा होगा? E1 के कारण ही ज्यादा होगा। तो यह विद्युत द्विध्रुव किस बल के प्रभाव में विस्थापित होगा? -QE1 बल के प्रभाव में विस्थापित होगा, यानी कि निम्न तीव्रता वाले भाग से कहां पर? उच्च तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होगा। तो मेरे कहने का आपसे सिर्फ अर्थ यही है कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल परिणामी बल शून्य होता है, पर यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में एक बलागुण प्रदान करता है। पर यदि हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की बजाय असमान विद्युत क्षेत्र में रखें तो असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल परिणामी बल शून्य नहीं होगा, अर्थात वह विद्युत द्विध्रुव बल के प्रभाव में स्थानांतरण गति करेगा। और जब स्थानांतरण गति करेगा तो इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी? निम्न तीव्रता वाले भाग से कहां की ओर? उच्च तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल परिणामी बल शून्य नहीं होता और असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव सदैव निम्न विद्युत क्षेत्र से उच्च विद्युत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होगा। समझ में आ गया सभी को? तो ये था विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना और असमान विद्युत क्षेत्र में रखना कि इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगता है और विद्युत द्विध्रुव की गति किस प्रकार से होती है। समझ में आ गया सभी को? चलो अब हम चैप्टर के एक छोटे से और लास्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसकी बात कर रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल व बलागुण, हमने इस टॉपिक में क्या किया था कि किसी स्थान पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए क्या खींची थी? स्पर्श रेखाएं खींची थी। इन स्पर्श रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है कि किसी स्थान पर खींची गई वे स्पर्श रेखाएं जो उस स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन स्पर्श रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इन्हें आप विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बिल्कुल सबसे सिंपल परिभाषा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, उन स्पर्श रेखाओं को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। क्लियर? अब आप देखो बेटा, आपने पढ़ रखा है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये आपने पढ़ रखा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। ये पढ़ा है आपने। मैंने आपको बताया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव किसके अनुदिश होती है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। कि धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को हम प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में हम पढ़े कि दो बिंदु हैं ए तथा बी। दो बिंदु ए तथा बी हैं जो कहां पर हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित हम दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं, ए तथा बी की। अब हमने क्या करा, इन बिंदुओं के मध्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखा। बिंदु ए तथा बी के मध्य किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हमने रखा। तो इस धन परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। और वह बल कितना होता है, वेक्टर एफ बराबर क्यू नॉट वेक्टर ई। यही बल लगेगा और इस बल के कारण धन परीक्षण आवेश क्या करेगा, गति करेगा। किस दिशा में बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा बल, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मैंने आपको बताया था ना, जब सदिशों में दोनों पक्ष पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब समान दिशा, और एक पक्ष पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो इसका मतलब परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा वेक्टर एफ बराबर क्यू नॉट वेक्टर ई। कब लगेगा ये बल, जब हम उस धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और जिस दिशा में बल लगेगा धन परीक्षण आवेश उसी दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। तो मान लीजिए हमने क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में ए और बी के मध्य रखा, तो यदि यह धन परीक्षण आवेश ए से बी की ओर विस्थापित होता है, यदि यह धन परीक्षण आवेश ए से बी की ओर विस्थापित होता है तो इसका मतलब क्या है, उस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वह कहां से कहां की ओर लग रहा है, ए से बी की ओर। और धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही, कि जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है उसी दिशा के अनुदिश हम किसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो यदि धन परीक्षण आवेश ए से बी की ओर विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब इस धन परीक्षण आवेश पर ए से बी की ओर ही बल लग रहा है। और जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, बताया मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में हम प्रदर्शित करेंगे। अर्थात बिंदु ए से बी के मध्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, ए से बी की ओर। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा किसके अनुदिश होती है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश। कि आप विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को रखें, वह धन परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करे या जिस दिशा में विस्थापित हो उसी दिशा में हम किसे प्रदर्शित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। क्योंकि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसी होती है, एक दूसरे के अनुदिश होती है। इसी आधार पर हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, किसकी परिभाषा देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सबसे सिंपल परिभाषा क्या बन जाती है, बिल्कुल सिंपल, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई स्पर्श रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है। या इसके एक परिभाषा और है,
जो हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर दे रहे हैं, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के आधार पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के ही अनुदिश होती है। क्या लिखा है हमने कि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को रखने पर वह जिस पथ या जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस पथ या जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उस पथ के अनुदिश खींची गई काल्पनिक स्पर्श रेखाएं ही क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसके अनुदिश होती है? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के ही अनुदिश होती है। इसलिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे बेटा परिभाषा पर कि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को रखने पर वह जिस पथ या मार्ग का अनुसरण करता है, किस पथ या किस मार्ग का अनुसरण करेगा? जिस पथ पर उस पर क्या लगे? बल लगे, उसी पथ का ही तो अनुसरण करेगा। और जिस पथ पर जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा किसे प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो कहा है जिस पथ या मार्ग का अनुसरण करता है उस पथ के अनुदिश खींची गई काल्पनिक स्पर्श रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, इन पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यदि हम कहें कि हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, किसके कारण? एक बिंदु धनावेश के कारण। कि एक बिंदु धनावेश है, इस धनावेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। क्या बताया मैंने? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे दर्शाएंगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश होगी? जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगे। तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु धनावेश आपको दिया हुआ है, यदि हम इस बिंदु धनावेश के विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी धन परीक्षण आवेश को रखें तो यह बिंदु धनावेश अपने विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यही करेगा। तो एक बिंदु धनावेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं वह सदैव कैसी होती हैं? उस धनावेश से बाहर निकलती हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक धनावेश अपने विद्युत क्षेत्र में हर जगह पर धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित ही करेगा। क्लियर? तो एक बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उस धनावेश से बाहर निकलती हुई होंगी और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक। क्लियर? इसी प्रकार से यदि हम बात करें एक बिंदु ऋणावेश के लिए, तो एक बिंदु ऋणावेश अपने विद्युत क्षेत्र की परिसीमा में हर बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? कि एक बिंदु ऋणावेश अपने विद्युत क्षेत्र की परिसीमा में धन परीक्षण आवेश को हर जगह से क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस स्थिति में एक बिंदु ऋणावेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं सदैव कहां पर होती हैं? उस ऋणावेश पर अंदर की ओर होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एक बिंदु ऋणावेश अपने विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की है बिंदु धनावेश के कारण और बिंदु ऋणावेश के कारण। क्लियर? अब आपसे कह दिया जाए, एक तो आपको दिया है धनावेश और दूसरा आपको क्या दिया है? ऋणावेश। कि हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले तो हमने खींची थी धनावेश और ऋणावेश के कारण, अब हम दोनों के मध्य खींचेंगे धनावेश और ऋणावेश के मध्य। तो देखो आप,
यदि आप धनावेश और ऋणावेश के मध्य कहीं पर भी धन परीक्षण आवेश को रखें प्लस क्यू नोट को, तो ये धनावेश तो हर जगह से धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश क्या करेगा, इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये धन परीक्षण आवेश धनावेश और ऋणावेश के बीच कहां पर गति करेगा, कहां पर विस्थापित होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर, क्योंकि प्लस इसे प्रतिकर्षित करेगा, माइनस इसे आकर्षित करेगा। तो एक बिंदु धनावेश और ऋणावेश के मध्य हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव कहां से कहां की ओर होती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती हैं। और भी आप बहुत सी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जितनी भी स्पर्श रेखाएं होंगी इनके मध्य, धनावेश और ऋणावेश के मध्य, ये सभी स्पर्श रेखाएं धनावेश से तो बाहर निकलेंगी और ऋणावेश पर कहां पर आएंगी, हमेशा अंदर की ओर प्रदर्शित होंगी। ये आ जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश और ऋणावेश के मध्य। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखें बेटा कि जब हम एक धनावेश और ऋणावेश के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या करती हैं? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। ठीक है, जब हम समान प्रकृति के दो आवेशों के कारण या उन दो आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, या तो दो धनावेशों या दो ऋणावेशों, तो उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ना एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य मिलता है। कितना मिलता है? जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य मिलता है। इस बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं इसे? उदासीन बिंदु, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट हम इसे कहते हैं। और उदासीन बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी? जब दो विद्युत क्षेत्र समान परिमाण और विपरीत दिशा में हो, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ऐसे बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। ठीक है, और उदासीन बिंदु कब मिलता है? दो धनावेशों को के मध्य या दो ऋणावेशों के मध्य। जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो एक ना एक बिंदु ऐसा मिलता है जिस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा प्रदर्शित नहीं होती, क्योंकि इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। समझ में आ गया तक? अब आप देखें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में क्या क्या लिखा है हमने। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, सबसे पहला गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कि जिस बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है, उस बिंदु पर यदि हम उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर कहां पर समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्यों समाप्त हो जाती हैं? अभी मैंने रीजन बताया था ना आपको कि जब हम किसी धनावेश और ऋणावेश के मध्य किसी धन परीक्षण आवेश को रखते हैं तो धनावेश तो उस धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणावेश उसे क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो वह धन परीक्षण आवेश एक धनावेश और ऋणावेश के मध्य कहां से कहां की ओर विस्थापित होगा? धनावेश से ऋणावेश की ओर विस्थापित होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तीसरी बात, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा मिलेंगी? दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे दर्शाती है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और परिणामी विद्युत क्षेत्र एक निश्चित दिशा में ही होगा। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटेंगी, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा मिलेंगी? दो दिशाएं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो वह संभव नहीं है। क्लियर? फिर अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती हैं। इसका संबंध है दूसरे पॉइंट से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से तो शुरू होती हैं और कहां पर खत्म होती है? ऋणावेश पर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं खुले वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है। पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से चलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, वे दोनों जगह सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है फिर? अगला गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। हमने जब खींची थी ना, एक धनावेश और ऋणावेश के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी प्लस से माइनस की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश क्या कर रही थी? सिकुड़ने का प्रयास कर रही थी। सिकुड़ रही थी ना, तो इसका मतलब विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, जिससे हमें निष्कर्ष निकलता है समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जब हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी दो धनावेशों के मध्य या दो ऋणावेशों के मध्य, तो वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में क्या कर रही थी? फैलने का प्रयास कर रही थी। तो इसके आधार पर हम निष्कर्ष देते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई स्पर्श रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा हो जाती है। और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश होती है? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में हमने किसी धन परीक्षण आवेश को रखा, उस धन परीक्षण आवेश पर क्या लगा? बल लगेगा। अब वह जिस दिशा में बल के प्रभाव में गति करेगा या विस्थापित होगा, उसी दिशा में हम किन्हें प्रदर्शित करेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात क्या खींचेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम खींचेंगे। क्लियर? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि किसी स्थान पर हम इस प्रकार से समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करें, कि जब हम किसी स्थान पर समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। हमने कहा था ना कि विद्युत द्विध्रुव को हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना था, तो हमने क्या करा था? उस एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए स्पर्श रेखाएं खींची थी जो एक दूसरे के समांतर थी। ये थी, तो हमेशा ध्यान रहे समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हों और एक दूसरे से समान दूरी पर हों। तो ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी? एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। तो ये था विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गुणधर्म।